हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। हम पढ़ रहे हैं आज हाइड्रोकार्बन में केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोकार्बन क्लास 1 मैंने लास्ट क्लास में लिया था, जिसमें हम एल्केन पढ़ रहे थे। एल्केन का प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है एल्केन्स को। फिर उसके अलावा हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण उसके पढ़ लिए थे हमने। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण। और ये जो टॉपिक है, चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपर है, लोअर है या फिर आप एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल आपको रहेगा, ठीक है? और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी बनती है, ठीक है? और मैं ये कहूँगा 25 मार्क्स के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन तो ख़ैर कम ही पूछे जाएँगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएँगे आपके जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 1 से पूछे जा सकते हैं। बट हाँ, लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, मतलब इन टॉपिक से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ ली है और जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं, उनसे ये कहूँगा इससे पहले बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, कृपया कोशिश करें कि क्लास 1 से ही देखें, ठीक है? उससे आपके डाउट्स बहुत सारे क्लियर होंगे, कांसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? जिसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह रहे हैं। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा हैलोजिनेशन, ठीक है? मैं आपको पढ़ाऊँगा हैलोजिनेशन, हिंदी में बोले तो हैलोजिनीकरण, मतलब हैलोजन ग्रुप को जोड़ रहा हूँ। किस पे जोड़ रहा हूँ? एल्केन पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है? किसी भी हैलोजन को एल्केन पे जोड़ रहा हूँ, तो कैसे जुड़ेगा? याद कीजिए, ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी हेटेरोलाइटिक फिज़न में पढ़ाया भी था, ठीक है? जिसमें मैंने आपको बताया था, ये हमारा एल्केन जो कि मीथेन है, गैस फॉर्म में होता है, मीथेन इज़ अ गैस। लास्ट क्लास में बताया था मीथेन क्या है। इसकी रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन गैस से कराऊँ, ठीक है? और ये रिएक्शन यदि मैं लाइट की प्रेज़ेंस में कराता हूँ, तो मुझे मिलता है मिथाइल क्लोराइड और साथ में यहाँ पे निकलता है एचसीएल गैस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मीथेन पे लगे हुए हाइड्रोजन को इस क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट करा दिया, मतलब उसको हटा दिया, ठीक है? और याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ाया था और सेम शायद यही रिएक्शन मैंने आपको वहाँ कराई होगी, ठीक है? तो सीएल यहाँ एच को लेकर चला गया, एचसीएल यहाँ से लीव आउट हो गया और आप देख रहे हो आपको मिथाइल क्लोराइड यहाँ मिल गया, ठीक है? या 1 क्लोरोमीथेन भी कह सकता हूँ, 1 क्लोरोमीथेन उसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा और मिथाइल और क्लोराइड इसका कॉमन नाम हो जाएगा, ठीक है? ये है हैलोजिनेशन, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ यहाँ क्रियाविधि की, मैकेनिज़्म की, देखो मैकेनिज़्म एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट हाँ, ये पूछ सकता है कि हैलोजिनेशन में कौन-कौन से इसमें मैकेनिज़्म के स्टेप बनते हैं? क्रियाविधि के कौन-कौन से यहाँ पे स्टेप बनते हैं? तो याद कीजिए सबसे पहला स्टेप जो था चेन इनिशिएशन, जिसमें चेन टूटना शुरू होती है। जो क्लास नंबर 1 से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें समझने में कोई भी समस्याएँ नहीं आएँगी। चेन इनिशिएशन, इसमें क्या होता है, हमारे पास ये है एक मीथेन, इस पे लग रहा है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, ठीक है? अब आप क्या करते हैं, लाइट की प्रेज़ेंस में इस मीथेन को ब्रेक करते हैं, तो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन यह हाइड्रोजन ले लेगा। तो आप देखेंगे आपको दिखाई देगा CH3 इस पे एक इलेक्ट्रॉन और सेम आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन इस पे एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आपको मिल जाएगा मिथाइल रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल, जिसमें आपने क्या करा, इनिशिएट करा, चेन को तोड़ना शुरू करा। आप जानते हैं यहाँ पे जो फिज़न होगा, वो एक होमोलाइटिक फिज़न होगा। होमोलाइटिक फिज़न में बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बराबर बँट जाते हैं। जब एक-एक इलेक्ट्रॉन को आप बाँटते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को किसी पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो मैंने बताया था सिंगल हेडेड एरो, जिसको हम फिश हुक एरो, मछली फँसाने वाला काँटा जो होता है, वो वाला एरो लगाना होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखा रहा हूँ। यदि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखाना होता, तो मैं डबल हेड वाला एरो लगाता, ठीक है? तो इट इज़ द चेन इनिशिएशन स्टेप। काफ़ी लोग ये चेन इनिशिएशन स्टेप Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल से भी शुरू करते हैं कि Cl बनाया और उसका एक इलेक्ट्रॉन Cl पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl पे, इस तरीके से भी करते हैं। कोई समस्या नहीं है, आपको वैसे पसंद है, आप वैसे भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होगा चेन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रसार करना, फैलाना, ठीक है? प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेशन ये सब वर्ड एक जैसे ही मिलते-जुलते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब ये था फैलाना। जैसे यह फ्री रेडिकल बना, मान लीजिए यहाँ बना CH3 रेडिकल, आपने इस रेडिकल को लिया, अब इस रेडिकल को आप क्लोरीन के पास ले जाओगे, मतलब एक फ्री रेडिकल
अच्छे खासे दूसरे मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में तोड़ देगा। कैसे? ये कहेगा ले भाई 1 इलेक्ट्रॉन का लालच देगा। ये कहेगा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ और आ जाओ, हम दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से क्लोरीन लेके आया, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। और ये वाला क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर निकल जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा Cl रेडिकल। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सरल सी बात। क्लियर? थर्ड इज़ द चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन मतलब जितनी भी चेन बनी है, वो अब टर्मिनेट हो जाएँगी, एंड हो जाएगा उनका। इट इज़ द चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा? जितने भी फ्री रेडिकल बचे होंगे, वो सब आपस में कंबाइन हो जाएँगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ से H रेडिकल बचा है, यहाँ पे Cl 2 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकला था, तो Cl रेडिकल बचा है। बस टर्मिनेशन का मतलब ये एंड पॉइंट, टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, मतलब ये फ्री रेडिकल की रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्री रेडिकल होंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे और आप देखोगे ये टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें हम हैलोजिनेशन पढ़ रहे हैं, और जब हैलोजिनेशन करते हैं, हैलोजीनीकरण करते हैं एल्केन का, जो कि इसकी केमिकल रिएक्शन भी है, हम देख रहे हैं ना मीथेन की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो उसमें 3 स्टेप होते हैं, ध्यान रखना है, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, और करके भी बता दिए स्टेप्स क्या हैं। ठीक? देखो, सबसे पहले आपने क्या करा, सर आपने मीथेन लिया जो कि गैस है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ आपने कराई, और सर आपने बना दिया CH3Cl और साथ में आपने बना दिया HCl। HCl भी गैस होती है जनरली, CHCl3 ये भी एक गैस ही है। ठीक है? रिएक्शन करा दी सर आपने, प्रोडक्ट बना दिया। बट क्या है कि अगर मैं ये फिर से लूँ, मिथाइल क्लोराइड फिर से लूँ और इसकी रिएक्शन फिर से मैं क्लोरीन के साथ करा दूँ, ठीक है? क्लोरीन गैस के साथ करा दूँ, तो ये क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा CH2Cl2। क्यों मिला? रीज़न बताओ। सर रीज़न ये है कि इस पे अब और भी हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन फिर एक Cl के साथ चला जाएगा। तो देखो, एक यहाँ से H, एक यहाँ से Cl चला गया, HCl चला गया, ये रहा HCl, और बच क्या गया? अब एक हाइड्रोजन चला गया, 2 ही हाइड्रोजन बचे, और एक Cl गया है तो 2 Cl है ना, एक आया भी तो है। हाँ जी, आया है, CH2Cl2 हो गया। ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है? डाइक्लोरोमीथेन, या फिर 1,1 डाइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही कार्बन नंबर 1 पे है, तो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा उसका नेम दे सकते हैं। फिर फर्दर आपके पास CH2Cl2 है, फर्दर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे, देखो स्टेप वही चलेगा, यहाँ भी वही, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, सेम तरीके से आप चलेंगे, और ये है डाइक्लोरोमीथेन, और हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे आपको लीव आउट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में फिर देखो, एक हाइड्रोजन, एक Cl निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। फिर क्या बचेगा? सर C पे एक ही H बचेगा, क्योंकि 2 H थे, एक H और चला गया, एक ही H बचा, अब क्लोरीन एक और आ जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है? या फिर इसको मैं ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकता हूँ। ठीक? फिर वही, क्या इसमें भी चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल वही। सबसे पहले हाइड्रोजन को इनिशिएट करा दीजिए, फिर प्रोपगेट करा दीजिए क्लोरीन के साथ, और फिर लास्ट में जितने भी फिर रेडिकल हैं, उनको टर्मिनेट करा दीजिए। फिर लास्ट CHCl3, क्या इसकी रिएक्शन भी मैं क्लोरीन के साथ कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये दे देगा CCl4 प्लस HCl। बट इतने बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी है, तो मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है? हाँ, जो बेसिक क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। जनरली पूछा ये जा सकता है कि जो हैलोजिनेशन होता है, इसमें कौन-कौन से मैकेनिज़्म में स्टेप फॉलो होते हैं। ठीक है? तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ इतना कोई ज़्यादा इसमें पढ़ने वाला टॉपिक है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि जब आप एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हो, एल्केन है, इसमें हैलोजन जोड़ रहे हो, मतलब इसका हैलोजिनेशन करा रहे हो, हैलोजन, ठीक है? हैलोजन जोड़ रहे हो, हैलोजिनेशन करा रहे हो, हैलोजिनीकरण करा रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन-सा हैलोजन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ? क्योंकि आपने पढ़ा ना, आपके पास हैलोजन फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ, क्लोरीन गैस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयोडीन आपको पता है ऐसा नॉन मेटल है जिसका साइन होता है, मेटल की तरह साइन होता है, येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो मेटल की तरह साइन रखता है ये, है ना? कुछ एक्सेप्शन वाली बात होती है इनमें। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी फ्लोरीन तो दोनों गैस होती है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इनकी रिएक्टिविटी की, कि एल्केन के साथ कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है? कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा, ठीक है? ज़्यादा तो क्या मैं कहूँगा टाइम लगेगा, सभी रिएक्ट कर लेंगे, बट जल्दी से कौन रिएक्ट करेगा? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्ट करेगा आयोडीन, या मैं बोलूँ सबसे देर में रिएक्ट करेगा आयोडीन।
समझ में आया? बहुत सिंपल सा फंडा है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्लियर? अब ये तो हो गई हैलोजन की बात। जब हैलोजन को एल्केन पे जोड़ रहा हो तो कौन जल्दी रिएक्ट कर रहा है? अब आया एल्केन पे। भाई कौन सा एल्केन जल्दी से रिएक्शन करेगा हैलोजन के साथ? कोई भी हैलोजन ले लो, मान लो मैंने फ्लोरीन ले लिया। अब उसमें कौन सा एल्केन जल्दी से रिएक्शन करेगा? अब ये भी ध्यान रखना है। ऐसा एल्केन जो टर्शियरी होगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्टिव करेगा, देन सेकेंडरी वाला, देन प्राइमरी वाला। ये ऑर्डर भी ध्यान में रखना है, दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है कि भाई कोई भी एक फिक्स एल्केन ले लिया, मान लो आपने मीथेन ले लिया। अब को मीथेन पे कौन जल्दी से रिएक्शन करेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो आप कहोगे सर फ्लोरीन रिएक्शन कर जाएगा जल्दी से। अब मैंने क्वेश्चन पलट दिया। अब मैं कह रहा हूँ आपके पास मीथेन है, इथेन है, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन है और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। अब बता दो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? तो सर जितना बड़ा कार्बन पे ग्रुप होंगे, मतलब जितने ज्यादा उस कार्बन पे ग्रुप होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। टर्शियरी का मतलब समझे? हाँ जी, ऐसा कार्बन, सर ऐसा कार्बन जिसपे 3 ग्रुप होंगे वो टर्शियरी होगा। ऐसा कार्बन जिसपे 2 ग्रुप होंगे वो सेकेंडरी होगा। बिल्कुल समझे सर। और ऐसा कार्बन जिसपे एक ही ग्रुप होगा वो प्राइमरी होगा। बिल्कुल सही समझे। तो टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी वाला होगा, देन प्राइमरी वाला होगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी पे एक ही हाइड्रोजन देने को है और ऊपर से 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को बढ़ा देंगे। तुरंत ये फ्री रेडिकल में टूटेगा। याद कीजिए फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी में क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है? तो ऑर्डर ध्यान रखना है, ये प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान में रखना होता है। पूछता है कि बताओ किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और सिंपल ये दे देगा और बोलेगा बताओ उसका हैलोजिनेशन कराना है, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? तो ध्यान रखना है टर्शियरी में ज्यादा, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखने कंसेप्ट्स को भी। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। कंबशन, कंबशन का मतलब होता है दहन करना। और जब भी वर्ड कंबशन आ जाए, दहन आ जाए, दहन ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होता है। और जनरली अगर वहां एयर लिखा है तो भी समझ जाना कि भैया ऑक्सीजन की ही बात कर रहा है, क्योंकि एयर में केवल मात्र ऑक्सीजन ही ऐसी चीज है जो जलाती है। ठीक है? तो एयर का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा है। अगर कहीं लिखा है ना हवा की प्रेजेंस में किसी को जला रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जला रहे हैं। क्लियर? बाकी आप जानते हैं एयर में लगभग 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। क्लियर? तो ऑक्सीजन जो 21% है ना, वही जलाने का काम करता है, वही कंबशन का काम करता है। चलिए जलाते हैं। एक एल्केन लिया मैंने, मीथेन लिया मैंने गैस फॉर्म में, इसको मैं जला रहा हूँ। जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर ऑक्सीजन चाहिए। यही हमारे इंजन में भी होता है। ठीक है? ऑक्सीजन मीथेन है, उसको जलाया जाता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब उसको जलाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा कि भाई पानी तो यहाँ लिक्विड फॉर्म में ऑब्वियस। चलो मेरे पास एक बुक है, मैं जरा बुक में डाटा देखता हूँ, डाटा भी इसका लिख देता हूँ, क्योंकि देखो डाटा रटना नहीं है, ये रटना नहीं है जो लिख रहा हूँ। 2875.84 किलो जूल पर मोल। क्या कह रहा है कि जब मैं मीथेन को जलाता हूँ, याद है मीथेन नेचुरल गैस सीएनजी, उसको जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, साथ में जल मिलेगा, और वहां पे देखो इतनी सारी हीट मिलेगी, हीट मिलेगी। और हमारे इंजन का काम क्या होता है? सर हमारे इंजन का काम ही होता है हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना, दैट मींस थर्मोडायनामिक्स लगाना। थर्मोडायनामिक्स ये तो कहता है कि कैसे हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और कैसे वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना? वह हीट कैसे वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और वर्क कैसे फिर से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट वर्क और वर्क हीट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसको जनरल थर्मोडायनामिक्स बताता है। तो सेम वही है, मीथेन को जलाने पे इतनी हीट बनी, हमारे इंजन का काम है उस हीट से मैकेनिकल वर्क करना, और उससे हमारी गाड़ी चलती है ना? तो करके हमारी गाड़ी चलती है। बहुत सरल सी बात। अच्छा एक मिनट रुकना, मैंने ये डाटा शायद गलत लिख दिया। मैंने ये डाटा शायद शायद इथेन के लिए लिख दिया है ना। मैं एग्जैक्ट डाटा लिख रहा हूँ, क्योंकि डाटा मैंने भी देखो रटा नहीं है, मुझे भी इतनी चीजें याद नहीं हो सकती है। रिएक्शन सीधा सीधा याद होती है, बट डाटा याद इतना सारा नहीं होता है। ठीक है? ना ही याद करने की जरूरत है, ना ही रटने की जरूरत है, बट जो मेन बात बता रहा हूँ ना वो समझना है। ठीक है? और इसको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले समझना, जब भी किसी एल्केन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो, जितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे उससे एक ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला ना तो उससे एक ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है? अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिलेंगे? सर जितने यहाँ कार्बन होंगे उतने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। बहुत प्यारी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक? तो याद करने का तरीका, जब भी मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, भाई कार्बन है तो ऑक्सीजन ही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, CO2 मिला, साथ में उससे एक अधिक हमेशा जल का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सर ये बैलेंस नहीं है। तो क्या ये बैलेंस करने की जरूरत है? हाँ जी कर लो। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ जी बैलेंस हो गया। Hb2 है, ठीक है, इधर भी H, मतलब 2 2 जा 4 है, इधर भी 4 है, बैलेंस कर लिया, बहुत सिंपल। ठीक है? अब अगर मैं इथेन ले लूं तो, या जो मैंने एनर्जी लिखी थी ना वही लिख लेता हूँ, C4H10। और ये एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, मैंने एनसीईआरटी बुक ओपन की है, उसमें से ये डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है?
पर मेन बात कुछ और भी समझा रहा हूँ, ठीक है? ये भी ध्यान में रखना, केवल एनसीईआरटी ही नहीं समझा रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। ध्यान में रखना है, कार्बन है 4, 4 कार्बन है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे सर? 4 ही मिलेंगे। और जितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, याद करने का तरीका क्या बताया सर आपने? उससे एक अधिक जल का मॉलिक्यूल मिलेगा। तो 4 कार्बन है तो 4 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और एक से अधिक जल का मॉलिक्यूल मिलेगा। अच्छा, मैंने जो हीट लिखी थी इसी की लिखी थी, कितनी लिखी थी? ये दिया है 2875.84 किलो जूल पर, ठीक है? और याद कीजिए 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन। मैंने आपको बताया था ना ब्यूटेन एलपीजी में होता है, ये हमारा सीएनजी में होता है। तो ध्यान रखो जो एलपीजी में हमारा ब्यूटेन आ रहा है तो एलपीजी की ज़्यादा हीट उसमें से निकलती है। दैट मीन्स की कंबस्टिबल पावर ज़्यादा है, उसकी जलाने की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट ज़्यादा निकल रही है। क्लियर हो गई बात? बहुत सिंपल सा फंडा है। अच्छा, अब मैं कहूँ उसे बैलेंस करिए, बैलेंस करना, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 है, ठीक है? क्योंकि देखो बैलेंसिंग आए ना आए, पर हाँ, कंबशन का क्वेश्चन इस तरीके का ज़रूर पूछ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि बताओ कितने-कितने मोल्स हैं यहाँ पे, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है, ठीक है? क्वेश्चन तो देखो कुछ भी बन सकता है, सिंपल सी बात है। आप कभी कॉम्पिटिशन में ये चीज़ कभी भी मतलब पहले से एनालाइज़ नहीं कर सकते कि भाई यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। आपको बस अपना कांसेप्ट वहाँ पे बहुत बढ़िया से लेके चलना है। ठीक है? तो अगर इसे मैं बैलेंस करूँ, तो यहाँ पे 4 और यहाँ ऑक्सीजन है 2, ठीक है? 4 2 जा 8 और 8 और 5 13, 13 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 13 और यहाँ कितने हैं? 2। अगर मुझे इसे 13 बनाना है, मैं इसे 13/2 कर दूँ, ठीक है? तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और ये 13 ऑक्सीजन बच रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बाकी तो सब बैलेंस ही दिख रहा है, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 5 दूनी 10 है, 5 दूनी 10 है, ठीक है? तो ये बैलेंस दिख रहा है, बाकी ऑक्सीजन मैंने बैलेंस कर लिया 13/2 से। क्लियर? अब अगर चलो मुझे बताओ, मैं अगर ऑक्टेन को जलाऊँ, ऑक्टेन याद है पेट्रोल में लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था, C8H18, इसको अगर मैं जलाऊँ तो? इसको अगर मैं जलाऊँ तो? सर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे? सर 8 मॉलिक्यूल मिलेंगे CO2, ठीक है? पानी के कितने मिलेंगे? याद है? इससे एक अधिक अभी बताया, बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला है, उससे एक अधिक वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। सर इसकी हीट क्या होगी? सर इससे बहुत ज़्यादा होगी, इससे बहुत ज़्यादा होगी। देखना यहाँ लगभग हीट आप देख रहे हो 8 लगभग 3.5 टाइम्स हो रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ भी हीट लगभग-लगभग 3 गुना हीट होगी। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन भी तो दुगने हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। 4 गुना होने पे लगभग 4 गुना हीट हो रही है, लगभग कह सकते हो, है ना? लगभग साढ़े 3 गुना हो रही है, तो यहाँ भी दुगना हो रहा है, दुगना होने पे लगभग दुगना कह सकते हो, नॉट 3 गुना, दुगना तो कह ही सकते हो। सर लगभग दुगनी हीट यहाँ पे होगी। ठीक है? दैट मीन्स पेट्रोल ज़्यादा हीट देगा, बट पेट्रोल की कमी क्या है कि सर ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, हमें पेट्रोल नहीं, हमें क्या यूज़ करना है? सीएनजी। क्यों? क्योंकि इस पेट्रोल के रिस्पेक्ट में सीएनजी केवल एक ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का दे रही है। तो इस तरह के प्रश्न जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। ये जनरल साइंस का टॉपिक भी बन गया कि भाई कार्बन सीएनजी को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो एक अनुपात कितना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के अगर रेशियो में देखो, अनुपात में देखो, तो उसके 8 अनुपात है, तो उसका 1 अनुपात रहेगा। इस तरह के प्रश्न जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए मैं पेट्रोल के ऊपर सीएनजी को प्रेफ़र करता हूँ। ऐसे ही हम देखें, अगर मैं बात करूँ अ, डीज़ल की, तो डीज़ल में तो C10 होते हैं, वहाँ 10 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलेंगे। केरोसिन की बात करूँ तो उसमें 12, C12 से शुरू होता है ना? C12H26 होता है, तो ऑब्वियस बात है उसमें 12 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। इसलिए हमने पहले केरोसिन को छोड़ा, हम डीज़ल की तरफ आए, फिर पेट्रोल की तरफ आए, फिर अब सीएनजी की तरफ आ गए। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे ही नहीं, हम किसमें आ गए? इलेक्ट्रिक बस में आ गए, है ना? हाइड्रोजन कार्स में आ गए, हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन ट्रेन में आ गए कि हमें कार्बन चाहिए नहीं भाई। ये तो वो चीज़ है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है ना? ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं। इसलिए हमने डीज़ल से पेट्रोल पे आए, पेट्रोल से अब देख लो सीएनजी पे आ गए। क्लियर? तो हम चल रहे हैं और फ्यूल एफिशिएंट पे, हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। बट इलेक्ट्रिसिटी को ना बहुत रिलायबल सोर्स नहीं माना जा सकता। हालाँकि इलेक्ट्रिक बस चल रही है, पॉल्यूशन नहीं कर रही है। बट इलेक्ट्रिसिटी हमारे भारत में जिस तरीके से बनाई जा रही है ना, वो कह सकते हैं कि भई वो दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है? आप देख रहे हो अभी हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बेशक इलेक्ट्रिक बस पॉल्यूशन नहीं कर रही, पर जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहाँ तो पॉल्यूशन हो रहा है ना? तो इसे कंप्लीटली फेयर नहीं कह सकते। बट हाँ, हाइड्रोजन को एक रेलेवेंट सोर्स मान सकते हैं, फ्यूल अच्छा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन केवल जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से बन जाता है, हालाँकि वही बात आई ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, डिपेंड वही करता है। बट हाँ, हाइड्रोजन को एक अच्छा फ्यूल देखा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपको पता है उसको जलाने पे केवल वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और भी कुछ नहीं मिलेगा। नो कार्बन डाइऑक्साइड, नो नथिंग, बट ओनली क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, जल का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है? बहुत सिंपल सी बात है। खैर, मैं आगे आता हूँ। अगर आपको अच्छे से बैलेंस करो, इसे बैलेंस करूँगा तो क्या बनेगा? बनाना 8 दूनी 16
और ये हो गए 16 और 9 25, तो ऑब्वियस बात है 25/2 हो जाएगा। क्लियर? बाकी सब ये बैलेंस ही होगा, बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, सिंपल है, ठीक? बाकी अगर एनसीईआरटी में देखो ना, एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला भी लिखा है। देखो मेरी कोशिश होती है कि मैं फॉर्मूला कम ही याद करूँ, डायरेक्ट अपने दिमाग का यूज़ करूँ, ठीक है? फॉर्मूला कहता है कि ये होता है 3n+1 बट्टे में 2 O2, ठीक है? और ये क्या देगा? अगर n है, तो ये n मॉलिक्यूल दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड के, और बताया ना जितने कार्बन डाइऑक्साइड देगा उससे एक अधिक वाटर का मॉलिक्यूल देगा। ये फॉर्मूला बुक में लिखा है। ना पता चले बैलेंस कैसे करना है, तो बस जितने यहाँ कार्बन है ना 8 हैं, तो बस फॉर्मूले में 8 रख देना, 8 3 24 और 1 25, 25/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी ये कितने 8 हैं, तो n की जगह पे 8 रखो, 8 और 1 9 हो जाएगा। बाकी सिंपल तरीका बता ही चुका हूँ, जब भी कंबशन करोगे जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उससे एक अधिक जल का मॉलिक्यूल मिलेगा। क्लियर है? कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, दहन करना, सिंपल सी बात। क्लियर? बट यहाँ पे स्टार मार्क करके जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बनता है, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अगर मैं क्या करूँ, किसी जो आपने गैस ली, एल्कीन ली, इसी का इनकम्प्लीट कंबशन कर दूँ। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब देखो यहाँ तो मैं प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहा हूँ, ठीक है? अब मैं करूँ इम्प्रॉपर ऑक्सीजन दूँ, मतलब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल, या मोल कांसेप्ट आना चाहिए। 1 मोल, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल मीथेन को जलाने के लिए 2 टाइम्स है ना, तो 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। सिंपल सी बात है, 2 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। बट मैं क्या करूँ, 1 मोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन का 1 ही मोल दूँ। कितना दूँ? 1 ही मोल दूँ। तो क्या ये जल पाएगा अच्छे से? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जलाने के लिए 1 मोल को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। क्लियर? बट मैं अगर 1 ही मोल दे रहा हूँ, तो जलेंगे नहीं। याद है लिमिटिंग रिएजेंट कक्षा 11 में पढ़ाया था, ठीक? और जो बच्चे लैब असिस्टेंट, हायर एजुकेशन वाले बैच में एनरोल हैं, उनको लिमिटिंग रीएजेंट पढ़ाया गया है, उनके सिलेबस में है, ठीक है? इस वाले हमारे सिलेबस में नहीं है, बट लिमिटिंग रीएजेंट मैंने पढ़ाया है कि किस तरीके से ये 2 मोल ना होके 1 मोल इस रिएक्शन को लिमिट कर देगा। क्लियर है? और जबकि यहाँ 1 मोल है, 1 के लिए 2 चाहिए, तो जब इसका 1 मोल लोगे तो केवल इसका आधा मोल ही यूज़ हो रहा होगा। अब क्या बता रहे हो? नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक बात को समझो कि मैं कह रहा हूँ इनकम्प्लीट कंबशन कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से दहन नहीं कर रहा। मतलब ऑक्सीजन 2 चाहिए, मैं उसकी जगह 1 ही ऑक्सीजन दे रहा हूँ। 1 को 2 ऑक्सीजन चाहिए, बट मैं 1 के लिए 1 ही ऑक्सीजन दे रहा हूँ। तो क्या अच्छे से जल पाएगा? नहीं जल पाएगा, इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है? और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उससे हमें मिलेगा कार्बन, केवल कार्बन। वो कैसे होता है और आप सभी को पता है, कार्बन ब्लैक होता है। कैसे कलर का होता है? कार्बन ब्लैक। इसलिए उसको कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार जनरल साइंस में, ठीक है? और इस संडे को जनरल साइंस का मैं फर्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। चाहे आप लैब असिस्टेंट दें, एनवायरनमेंटल सुपरवाइज़र दें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दें, यूकेपीएससी आरओ, एआरओ का जो जॉब आया है, जनरल साइंस मेंशन किया है। आप चाहे टैक्स असिस्टेंट, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वैकेंसीज़ आई हैं, उसमें भी जनरल साइंस मेंशन किया गया है। और इसके अलावा एसएससीज़ हो गए, रेलवेज़ हो गए, है ना? जो भी आपके एग्ज़ाम आते हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, मतलब जितने भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस, और ये कॉमन टॉपिक है। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉमन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। क्या-क्या कॉमन टॉपिक्स? एक तो जनरल एप्टीट्यूड अपना तैयार कर लीजिए, मैथमेटिक्स तैयार कर लीजिए, और उसका बेस मैंने आपको पढ़ाया भी है। उसके जो वीडियोज़ हैं, वो रिकॉर्डेड सेशन भी में भी हैं, और मैं आपको यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। प्लस अपना जनरल आप तैयार कर लीजिए, रीज़निंग, ठीक है? ये कॉमन टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उत्तराखंड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश तो जनरली नहीं पूछी जाती है एग्ज़ाम में। बाकी हाँ, सामान्य हिंदी तैयार कर लें, कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बट ये 2 तो तैयार कर ही लें, ये मैक्सिमम पूछी जाती है, ठीक? हिंदी, यू अगर आप उत्तराखंड में हैं, यूपी में पेपर दे रहे हैं, तो हिंदी भी अपना तैयार कर लीजिए, सामान्य हिंदी तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज अपना तैयार रखिए, ठीक है? बेसिक बिल्कुल पढ़ डालिए, जैसे ज्योग्राफी वगैरह उसका बेस मैंने पढ़ा है, हालाँकि एक क्लास में कुछ नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होगा। बट मैंने कहा था, अगर उसका आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने अच्छा कमेंट किया है उसपे कि सर बहुत अच्छा आपने उसमें बताया है, ठीक? आप चाहते हैं और उसमें सेशंस लेके आऊँ, मैंने बताया था कि कम से कम 200 लाइक इसमें रखिएगा, तो मैं इसके और सेशंस लेके आऊँगा। क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने पे, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मुझे ये टॉपिक अच्छे लगते हैं पढ़ाना। अगर मैं केमिस्ट्री के अलावा अपने फेवरेट टॉपिक बोलूँ, तो मुझे ज्योग्राफी पढ़ाना बहुत प्यारा लगता है। बहुत अच्छा लगता है ज्योग्राफी पढ़ाना, और ऑब्वियस बात है भाई, पढ़ाना है तो उससे पहले मुझे खुद को भी तैयार करना होगा उस लेवल पे पढ़ाने के लिए, कि किन बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऑब्वियस बात है, तैयार करने के लिए, फिर डाटा बनाने के लिए, और ऑब्वियस बात है पीडीएफ बनाऊँगा, तो मान के चलिए कम से कम 8 से 10 क्लास का रिसर्च वर्क रहता है उसमें, ऐसे नहीं आके बस पढ़ा दी, ठीक है? तो भाई टाइम लगता है, मेहनत लगती है। चाहते हैं पार्ट 2 बनाऊँ, तो भाई इसपे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसपे 200 लाइक का टारगेट है, वो ज़रूर पूरा करें। तो एग्ज़ाम से पहले मैं ज्योग्राफी भी पूरा करा दूँगा, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, सारे टॉपिक कंप्लीट करा दूँगा। बट डिपेंड करता है कि आप मुझसे रिसर्च करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बता दूँ।
भाई मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए मैं बस ये कह रहा हूँ कि पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए खैर आगे जनरल नॉलेज अपना तैयार कर लीजिए। फिर कंटेम्प्रेरी इशूज जो कि आपका करंट अफेयर है, ठीक है ना, वो जनरल नॉलेज में ही मान सकता हूँ, इसे करंट अफेयर कह रहा हूँ, ये तो एटलीस्ट तैयार कर लीजिए और ये सभी एग्जाम का एक कॉमन टॉपिक बन गया है। ठीक, तो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिंदी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर ये अपना तैयार कर लीजिए। फिर एड ऑन करिए, जैसे आपने लैब असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो, समझाता हुआ चल रहा हूँ हर एग्जाम के लिए क्या आपको तैयारी करनी होती है। तो मान लीजिए आप अगर लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री ऐड ऑन कर दो, आपके पास है तो फिजिक्स ऐड ऑन कर दो, बायो ऐड ऑन कर दो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो ऐड ऑन कर दो। मतलब ये बेस तो तैयार कर लो, उसके बाद ऐड ऑन करते हुए चलो। इससे फायदा क्या होगा, मान लो अगर आपने कोई जॉब ले ली, इन केस यदि आपने कोई जॉब अभी ले ली है, मान लो इसी में, भगवान करे आपका इसी में हो और 11 पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेवल 4 पे आप चले गए, बहुत अच्छा पद है, ठीक, आपकी एज है मान लो 22 साल, ठीक, 22 साल में आपने अच्छी खासी जॉब ले ली। दूसरा कोई है, मतलब किसी और बच्चे ने, मान लो वो 12th वाले में चला गया, हायर एजुकेशन लेवल 4 पे चला गया, किसी ने एनवायरमेंटल सुपरवाइजर फोड़ दिया एग्जाम, है ना, लेवल 3 पे चला गया, एक जॉब सिक्योरिटी हो गई। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, तो आप किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, चाहे यूकेपीएससी, अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड में रहना, यूकेपीएससी अपर की तैयारी कीजिए। मैं इसी के भरोसे इसलिए बैठने को नहीं कहता क्योंकि ये सालों वाली प्रक्रिया है। 2021 की वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक शायद इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, ठीक है? तो डिलेड है, बट हाँ, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। एक बेस आपके पास तैयार है, इस लेवल पे आप तैयारी कीजिए, ठीक? और यूपीएससी के लिए भी जनरल जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सीसैट का पेपर जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग ही है, ठीक? उसमें साथ में इंग्लिश जो कि कंप्रीहेंशन होता है, पैराग्राफ आते हैं, वो पूछा जाता है। तो क्या कह रहा हूँ, एक बेस बना लीजिए और उसके बाद जो भी एग्जाम आ रहा है उसकी ओर तैयारी कीजिए। अच्छे से लग जाइए, मेहनत कीजिए एग्जाम, ठीक है? खैर वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे, थोड़ा-सा कहते हैं ना गाइड करना भी ज़रूरी है। गाइडेंस पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, बट वो तब मैंने हर चीज़ का एक मार्क बना रखा है कि 1 के पे इतना, 2 के पे इतना, 3 के पे, तो जैसे-जैसे मार्क पूरे होते रहेंगे, मैं और भी गाइडेंस आपके लिए लाता रहूँगा कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो मार्क बना रखा है, वो मार्क होते रहेंगे, तो मैं उसपे ऐड ऑन, ऐड ऑन, ऐड ऑन करता रहूँगा। मतलब ऑब्वियस है बच्चों को पसंद आएगा तो भाई उनके लिए और भी मेहनत की जाएगी, ठीक? तो खैर कार्बन मैंने बताया कंप्लीट कंबशन करते हैं, कार्बन ब्लैक बनता है। ये जो कार्बन ब्लैक है, ये यूज़ होता है, आपने देखा प्रिंटर की इंक, ये बस वही चीज़ जो ये कार्बन ब्लैक ही है। प्रिंटर की इंक हो गई, ठीक है? जनरल इंक हो गई जो इंक यूज़ होती है। हालाँकि उस इंक में टोल्यूइन वगैरह भी मिलाया जाता है, ठीक? बट उसको काला करने के लिए जनरली कार्बन ब्लैक भी इसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक को और थोड़ा प्रेशर डाले तो चारकोल बन जाता है और चारकोल का यूज़ आप जानते हो आजकल कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, टूथपेस्ट से लेकर फेस वॉश तक में चारकोल का यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये कैसे बनता है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। कंप्लीट कंबशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे एक ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो कार्बन ब्लैक मिलेगा और उस कार्बन ब्लैक के हमने यूजेस देखे, ठीक है? चलो मैं एक रिएक्शन भी लिखता हूँ, आई थिंक ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी होगी, मुझे देखना पड़ेगा बुक को पन्ना पलट के, बट रिएक्शन याद है तो मैं डायरेक्ट ही इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास मीथेन है और उसमें यदि आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाओ, बट कैसा जलाओ? इनकम्प्लीट कंबशन करो। ये इंटरनल कंबशन नहीं है, कहीं आईसी समझ लो उसे। अगर कोई इंजीनियरिंग वाला देख रहा होगा तो इसे इंटरनल कंबशन इंजन भी समझ सकता है, बट ये इनकम्प्लीट कंबशन के लिए मैंने आईसी लिखा है। यदि आप उसको जलाते हो तो यहाँ आपको मिलता है कार्बन सॉलिड और साथ में मिल जाएगा देखो जल, H2O। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ H2 4 है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बहुत सरल है कि कार्बन मीथेन को यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो कार्बन सॉलिड, ये कार्बन सॉलिड यही है ब्लैक कार्बन, जिसको मैं कह रहा हूँ कार्बन ब्लैक, ये यही चीज़, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है ना, ये बहुत ही मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट बात बनती है और इससे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन-सा एल्केन किस ऑक्सीडेटिव एजेंट से रिएक्ट करके कैसा प्रोडक्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे मीथेन ले रहा हूँ और मीथेन का ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, तो मतलब ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा भाई। ये नीचे को क्यों जा रहा है? 1 मिनट दीजिए। अच्छा ये स्टेबल नहीं है। 1 मिनट दीजिएगा बस। तब भी नीचे ही जा रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, समझते हैं। मैं कहूँ अगर मैं कॉपर की प्रेजेंस में इसको जलाऊँ, मतलब कॉपर है, कॉपर पे मतलब ये गैस पास करा रहा हूँ या मैं सिंपली ये भी कह सकता हूँ कॉपर को बहुत हीट कर रहा हूँ, रेड हॉट इसको बना रहा हूँ, ठीक? इसके ऊपर एल्केन पास कराया जा रहा हूँ, मीथेन पास कराया जा रहा हूँ, ठीक है? जब मैं मीथेन पास कराऊँगा और 523 केल्विन पे हीट करा है तो मतलब ये रेड हॉट है, काफ़ी गर्म है, ठीक? और प्रेशर को काफ़ी हाई कर रहा हूँ, 1 एटीएम का प्रेशर कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मीथेनॉल दे देता है। क्या देता है? मीथेनॉल। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक? अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी 2 मोल बन जाएगा, है ना?
भाई एक CH4 है तो CH4 देखो कैसा था, CH4 ऐसे तो लिख सकता हूँ CH3 और H, उसके बीच में एक ऑक्सीजन आ गया तो CH3OH बन गया, मीथेनॉल बन गया। कैसे बनाया, जिसको हम कच्ची शराब भी बोलते हैं। मीथेनॉल आपकी कच्ची शराब है, ठीक, जिससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी इसकी बहुत समस्याएं आती रहती हैं, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि किस तरीके से जो कच्ची शराब दिक्कतें करती है। ठीक है, तो देखो ये कॉपर है 523 केल्विन पे, दैट मीन्स बहुत गर्म इसको आपने करा है। 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें अपना प्रेशर लगा रहे हो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, तो ये दे देगा आपको मीथेनॉल, जो कच्ची शराब। ठीक है, हालाँकि जो कच्ची शराब बनाई जाती है वो ऐसे नहीं बनाई जाती है। उसका तरीका अलग है कि भई गन्ने का रस लिया, पता चला आप में से कोई बनाने लग गया, इसलिए मैं नहीं बता रहा, स्किप दैट। आप खुद ही देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो देखो ये है मीथेन, ठीक? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलाया जाए, अब अगर यहाँ मैं ले लूँ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है? ये MO मतलब मोलिब्डेनम है, ठीक है? तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसे मैं हीट करता हूँ, तो ये देता है आपको HCHO, है ना? HC डबल बॉन्ड OH, है ना? SCHO कह सकता हूँ। ये SCHO क्या है? आप जानते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड है। भाई CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक जिस पे एक ही कार्बन हो उसे हम फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। और उसका एक कॉमन ये तो कॉमन नेम हो गया, IUPAC लिखूँ, एक कार्बन है मिथ, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है एन, और फिर एल्डिहाइड है तो अल, एल्डिहाइड के लिए अल आता है ना, तो मीथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। और साथ में क्या देगा? साथ में देगा सर ये जल का मॉलिक्यूल, जल का अणु देगा। ठीक है? ध्यान में रखना कौन सी रिएक्शन किससे कर रहे हो, कॉपर से रिएक्शन कर रहे हो तो अल्कोहल, अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहे हो तो एल्डिहाइड ये दे रहा है। ठीक है? अंतर समझना और ये याद करना है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, जहाँ कन्फ्यूजन होती है ना वहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल तो हर कोई कराएगा, भाई कंपटीशन का मतलब ये छाँटना है उनको। ठीक है? तो हर तरह की बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? ये तो सीधा ही पकड़ा है, टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई? ठीक? चलो, अब मैं आगे मोलिब्डेनम का एसीटेट मैंगनीज का एसीटेट ले लूँ, नॉट मोलिब्डेनम, मैंगनीज का एसीटेट ले लूँ, तो MnCH3 C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, ये है मैंगनीज एसीटेट, CH3 C डबल O एसीटेट ग्रुप होता है। तो मैंगनीज एसीटेट लेके अगर मैं यहाँ ऑक्सीडेशन कराऊँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा बहुत इस बात को जो है आप ध्यान में रखिएगा, एसीटेट है, तो एसीटेट जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा? साथ में मिलेगा जल। ठीक है? तो क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड मिल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो दैट मीन्स सेम आपका एल्केन अलग-अलग रिएक्शन कर रहा है, एक जगह पे अल्कोहल दे रहा है, एक जगह एल्डिहाइड दे रहा है और एक जगह एसिड दे रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कौन-सा रिएजेंट कहाँ ले रहा हूँ। ठीक है? कंप्लीट द रिएक्शन में ऐसे कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर हमें ये लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया और काफ़ी लोगों को हम में से यही भ्रम होता है कि हमें तो ये सब कुछ आता है, हम तुरंत ही कर लेंगे। मैं खुद बोलूँ, मैंने ये पढ़ाने से पहले रिविज़न किया है, अदरवाइज़ मैं भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कांसेप्ट यहाँ भूल गया था। मतलब ये तो पता था कौन किसमें कन्वर्ट होगा, बट रिएजेंट क्या है, ये भूल गया था। ठीक है? तो इन दोनों में से ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न हुई थी, ये तो सीधा-सीधा सभी को याद होता है। इसमें कन्फ्यूज़न हुई थी कि कौन एसिड देगा, कौन वो देगा। तो फिर जब थोड़ा दिमाग लगाया तो सोचा हाँ भाई ये एसिडिक है, तो इसका प्रोडक्ट भी एसिडिक ही मिलेगा, मतलब एसिड ही मिलेगा। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास टर्शियरी वाला कार्बन है, ठीक? और इसकी रिएक्शन अगर मैं KMnO4 से कराता हूँ, KMnO4 से कराता हूँ और ये आपको ना क्लास 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब बात यही है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ती है ना? क्लास 11th-12th दोनों की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा और अगर इसकी मैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराता हूँ, तो बेटा जी ये आपको देता है क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी या टर्शियरी? टर्शियरी, क्योंकि ऐसा कार्बन जिस पे 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप हैं, तो 3 वाले को टर्शियरी कहते हैं और OH ग्रुप है तो अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल आपको मिल जाता है। आईयूपीएसी लिखना चाहें तो वही हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है? सेकंड पे OH है तो 1 2 3 नंबरिंग कर लेना, तो 2 पे मिथाइल है, प्रोपेन है, सेकंड पे ऑल है। ठीक? तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, KMnO4 के साथ किसी और एल्केन की रिएक्शन कराऊँ तो? सर किसी और एल्केन की रिएक्शन नहीं होती है। केवल टर्शियरी 3 डिग्री ही KMnO4 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल देता है। ये बात को नोट कर लेना, स्टार लगा लेना। पता चला कोई और सी रिएक्शन आ गई और बोल रहा है प्रोडक्ट क्या है और ऑप्शन में है नन ऑफ दीज़, तो नन ऑफ दीज़ ही आंसर होगा। ध्यान से सुनना बातों को। ठीक है? नेक्स्ट इज़ आइसोमराइज़ेशन। आइसोमराइज़ेशन क्या होते हैं आइसोमर? तो चलो एनसीईआरटी का ही ये एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। प्यारा सा एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी का ही है। ठीक है? तो कुछ कॉमन एग्ज़ाम्पल जो एनसीईआरटी के हैं, जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, वो मैं एनसीईआरटी से ही लूँगा। तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? सर हेक्सेन बोलते हैं। बोलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसी हेक्सेन की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ एनहाइड्रस AlCl3, सूखा हुआ एनहाइड्रस मतलब जिसमें कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, कोई पानी का अणु नहीं है,
केवल सूखा हुआ AlCl3 ले रहा हूँ, HCl ले रहा हूँ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आइसोमराइज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर आइसोमराइज़ हो जाएगा। आइसोमराइज़ का मतलब समझे? ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा। ठीक है? ये देखना, कितने कार्बन है सर इसपे भी 1, 2, 3, 4, 5 और छठा ये रहा। ये हेक्सेन में भी 6 कार्बन है। हेक्सेन का फ़ॉर्मूला C6H14 होता है। इसका भी गिन लो 6 ही कार्बन मिलेंगे, 14 ही हाइड्रोजन मिलेंगे। आइसोमर्स वे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला सेम होता है, बस एटम्स की कनेक्टिविटी अलग-अलग होती है। इसमें एटम सिंगल चेन में कनेक्ट हैं और इसमें एटम जो हैं वो साइड चेन में आते हैं। क्लियर है? और इस तरह का आइसोमर जहाँ पे एक सिंगल चेन होती है और जहाँ पे एक ब्रांच आ जाती है, याद कीजिए इसको चेन आइसोमेरिज़्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज़्म। और आइसोमेरिज़्म पढ़ा चुका हूँ, फिर वही बात जो क्लास 1 से देख रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है? चेन आइसोमर को एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर, कन्फ्यूज़ मत हो जाना एग्ज़ाम में, सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर आइसोमेरिज़्म, ध्यान में रखना है फंडा। ठीक है? अच्छा इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मिलता है, ये भी ध्यान में रखना, ये मिलेगा CH3, CH2, ये मिलेगा CH, CH3, ये भी आइसोमर है। ये भी कैसा आइसोमर है? इसका न्यूक्लियर आइसोमर है। क्लियर? इसका नाम बताना, सर 2 पे मिथाइल लग रहा है, जैसे नंबरिंग करूँगा ना, जैसे क्लोज़ पढ़ रहा है तो 2 पे मिथाइल लग रहा है, 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा। 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है? सर इसका नाम बता दो, 3 पे लग रहा है तो 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर आइसोमराइज़ेशन कराना है तो उसके लिए रिएजेंट क्या है? डायरेक्ट एग्ज़ाम में अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, रिएजेंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे हेक्सेन का आइसोमराइज़ेशन कराना है, बताओ कौन-सा मैं रिएजेंट लूँगा? तो ध्यान में रखना, एनहाइड्रस Al3 प्लस HCl आप लेंगे। क्वेश्चन में ये हार्ड नहीं है, सबको पता है आइसोमराइज़ेशन क्या होगा। हार्ड पड़ता है कि इसका रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट याद करना है, कॉपी में नोट करके, स्टार मार्क करके। बाकी हाँ, काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं, उनके मैंने गूगल फॉर्म भरवाए हैं, तो गूगल फॉर्म पे भी काफ़ी बच्चों के इश्यूज़ में उन्होंने लिखा है कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर्ड हैं और ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है, वो मात्र ₹99 है, ठीक है? उसमें क्या बेनिफिट है मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, कोर्स तो ये सभी के लिए यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, ठीक है? सारा मैंने बोला था लैब असिस्टेंट का जो फोरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं पूरी तैयारी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराने जा रहा हूँ। बट देखो, कोई ऐसी मैंने लिमिट नहीं रखी है कि भई फ्री करा रहा हूँ, फिर टेस्ट सीरीज़ क्यों पैसे ले रहा हूँ? तो मैं आपको बता चुका हूँ उसका रीज़न काफ़ी क्लास में कि भाई टेस्ट सीरीज़ बनाने के लिए ऑब्वियस बात है टाइम चाहिए। अच्छे क्वेश्चन्स छाँट के लाने हैं, तो ऑब्वियस बात है भाई उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक? मैं दूँ या किसी और को दूँगा, तो ऑब्वियस बात है भाई किसी और से मैं शायद अपनी तरफ से फ्री में जितना मुझसे हो सकता है यूट्यूब पे ये कंटेंट, ये कोर्स लेके आया हूँ। बट किसी और से मैं भाई फ्री काम कैसे करा सकता हूँ? खुद ही बताइए, आप भी कल जॉब पे लगेंगे, तो आप किसी से आप भी चाहेंगे कि भई अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे टाइमली जो है सरकार पैसा दे और देती भी है। तो सेम वही कांसेप्ट है। मैं भी नहीं चाहता कि मैं किसी को भई बिना पैसे के जो है उसपे काम कराऊँ। तो ऑब्वियस बात है भई उसको पैसा देने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट देना ही पड़ेगा। तो मान के चलिए वो फीस मैं आपकी उन्हीं को दूँगा जो जो भी मतलब क्वेश्चन मैं दूँगा बट टाइप वाइप करने के लिए ऑब्वियस बात बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो मात्र ₹99 में जो है मैंने रखा है। इसमें क्या है कि जितनी भी ये क्लास नोट्स हैं, देखो लाइव क्लास जो चल रही है वो बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है? प्लस क्लास नोट्स जितने भी नोट्स हैं वहाँ पे आपको स्टडी वाला सेक्शन होता है, मटेरियल वाला सेक्शन, स्टडी मटेरियल, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कोर्स कैसे जॉइन करेंगे, ठीक है? बाकी पहले टेलीग्राम वाला ग्रुप भी जॉइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी दिया है, ठीक? तो जो ये अपकमिंग साइंस वाला जो क्लास है, उसका जो पीडीएफ है, मैं वहाँ पे अवेलेबल कराऊँगा, वो ऑब्वियसली सभी के लिए फ्री है, ठीक? और इसके बाद लाइव प्लस नोट्स मैंने बताया वहाँ मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन्स, सबसे बड़ी बात है, मैंने बोला ना लेवल 5 वाले बच्चे पिछली क्लास में बताया था, लेवल 5 वाले जो बच्चे हैं, वो बच्चे वो हैं जो नोट्स बना एक तो नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो नोट्स हैं, उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और रिवीज़न एक होता है देखना, एक होता है रिवीज़न, जो मैंने पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में एक बार लिख के देखना कि हाँ, मुझे याद है कि नहीं। एक बार तुरंत रिवाइज़ करा, फिर अपनी कॉपी में लिखा, नहीं याद आया, फिर दोबारा देखा, फिर लिखा। ये होता है रिवीज़न, ठीक है? तो लाइव प्लस नोट्स क्लास वहाँ मिलेंगी और ऑब्वियस बात है लाइव है तो उसका रिकॉर्ड भी मिलेगा और रिकॉर्डेड तो यूट्यूब पे भी है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? पर हाँ, इसके नोट्स मिल जाएँगे, क्वेश्चन्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये आपको वहाँ पे सॉल्व कराए जाएँ, ठीक है? और ऑब्वियस बात है क्लास के बाद अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद एक बैच चल रहा है जो बीएससी हायर एजुकेशन वाले के हैं, जिसमें बैच ₹299 का है। क्या अंतर है सर? मैं आपको बता चुका हूँ, कंपैरिज़न वीडियो डाल चुका हूँ, तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, आई बटन में भी होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूँगा। ठीक, कंपैरिज़न है कि भाई तीनों ही एग्ज़ाम में क्या कंपैरिज़न है, वो मैं करा चुका हूँ। तो ऑलरेडी हाँ, सिलेबस अलग है, मैं बार-बार बोल चुका हूँ, यहाँ 200 मार्क्स की केमिस्ट्री, 100 मार्क्स का जीएस बिल्कुल अलग पैटर्न है, ठीक? तो मात्र ₹299 में ये बैच आपके लिए है और 299 आप मान के चलो अगले 7-8 महीने के लिए आपको कोर्स मिल रहा है, ठीक है? ₹100 से भी कम आ रहा है प्रति महीना खर्चा, ठीक?
तो इसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड बेस, देखो इसका लाइव नहीं मिलेगा, इसका रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि अगर लाइव होता तो थोड़ा-सा और ऑब्वियस बात है इसका प्राइस हाइक हो जाता ड्यू टू द टाइम, है ना? तो इसमें सेम वही क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज़। देखो दोनों में टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ जब आप एग्ज़ाम में पहले जाएँगे तो 100 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होगा। सेम यहाँ जीएस का 100 मार्क्स का और केमिस्ट्री का 200 मार्क्स का टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा, और ये टेस्ट सीरीज़ ही सेट करने में मुझे लगता है अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी लेंगे मार्केट से, तो ऑब्वियस बात है 100 डेढ़ सौ रुपए की किताब पड़ेगी, जबकि वो पैटर्न अब पूरा है नहीं, पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया, है ना? तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये सब जो है न्यू पैटर्न बेसिस पे ही बनाई जाएँगी, ठीक है? और कम से कम 4 से 5 या जितनी मुझसे हो सकती है ना? जितनी मेरी एफिशिएंसी होगी, जितना मेरा समय होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं टेस्ट सीरीज़ लेके चलूँगा, पर मिनिमम 4 से 5 टेस्ट सीरीज़ तो आपको दूँगा। आप 2 घंटे में बैठ के इसको लगाइएगा, देखिएगा कितनी आपकी कमियाँ हैं, कौन से टॉपिक वीक पड़ रहे हैं, और टेस्ट सीरीज़ टू द पॉइंट होगी। मतलब टू द पॉइंट का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आते हैं, उन बेसिस पे पूछा जाएगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा उनसे ही क्वेश्चन आएगा। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्वेश्चन में क्या है, एग्ज़ामिनर के माइंड में क्या है, ठीक? बट हाँ, पढ़ा बढ़िया सकते हैं, वो काम करेंगे, ठीक? तो जो भी बैच दोनों ही जॉइन करना चाहते हैं, मैंने उनको बताया था ₹50 का और मैं डिस्काउंट यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक? बाकी मैंने ये भी बोला था किसी बच्चे को अगर मनी प्रॉब्लम है, पैसों से रिलेटेड समस्या है, कोई बात नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक? उसके भी देखेंगे क्या उसका आउटकम होता है, ठीक? बट हाँ, सिंसियरली है तो बताइएगा, अदरवाइज़ ये फीस कोई ज़्यादा नहीं है, ईज़िली आप पे कर सकते हैं, ठीक है? खैर वापस आता हूँ, तो इसका नाम आप बता सकते हैं, ये है 3 मिथाइल 5 कार्बन है पेंटेन, ठीक? तो हम आइसोमराइज़ेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एरोमेटाइज़ेशन। एरोमेटाइज़ेशन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, और एरोमेटिक याद है चक्रीय वाले? हाँ, तो लास्ट 1-2 क्लास पहले एरोमेटाइज़ेशन पढ़ा है, इसीलिए देखो क्यों मैंने बेस से पढ़ा है, समझ रहे होंगे? क्योंकि हमने पहले आइसोमर का बेस पढ़ा, तो आइसोमेरिज़्म आज पढ़ रहे हैं, तुरंत समझ में आ रहा है। एरोमेटाइज़ेशन एरोमेटिक पढ़ा है, तो एरोमेटाइज़ेशन भी तुरंत समझ में आएगा, कैसे आएगा ज़रा देखो। होता क्या है, अगर एरोमेटाइज़ेशन करना है, तो मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए? मिनिमम 6 कार्बन होना ज़रूरी है। ठीक है? या मैं ऐसे लिखूँ कि नंबर ऑफ कार्बन, जो कार्बन की संख्या है, या तो ये बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 6 के, मतलब 6 के या तो बराबर हो या 6 से बड़ी, ठीक है? ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक? तभी एरोमेटाइज़ेशन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलता है? चलो एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा, इसे रफ़ कर देता हूँ। और ये सब कांसेप्ट मैं एनसीईआरटी से लेके चल रहा हूँ। तो देखो एनसीईआरटी इसमें मैं ऐड ऑन ज़रूर करूँगा। देखो कोचिंग का कुछ तो फ़ायदा होता ही है ना? मैंने ये तो गाइड किया है आपको कि एनसीईआरटी पढ़ो, बट कितना पढ़ो? अब एनसीईआरटी में सारी बातें भी नहीं लिखी हैं, है ना? तो कितनी किताबें पढ़ो? तो देखो कोचिंग का ये तो बेनिफिट होता है कि हाँ भाई, आपको निचोड़ मिलता है हर चीज़ का, ठीक है? तो क्रोमियम ऑक्साइड, या फिर लिखा आ जाए एग्ज़ाम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर लिखा आ जाए, देखो ऊपर ही तीनों यूज़ करे थे अभी थोड़ी देर पहले ही, याद है ऑक्सीडेशन में? सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो सभी ऑक्सीडेशन का काम करेंगे। अब ऑक्सीडेशन होगा कैसे? देखो ऑक्सीडेशन का 2 मतलब होता है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर कहीं से हाइड्रोजन हट जाए। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ सभी पोज़ीशन से ना एक-एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक-एक हाइड्रोजन हट जाएगा, टोटल 6 हाइड्रोजन हट जाएँगे। 6 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ से 3H2 हट जाएँगे, 3H2 हट जाएँगे। ध्यान से सुनना, 6 हाइड्रोजन हट जाएँगे। जब 6 हाइड्रोजन हटेंगे, तो ये कार्बन आपस में इस तरीके से जुड़े हुए दिखाई देंगे। इस तरीके से जुड़े हुए दिखाई देंगे। अच्छा CH2 नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये ओनली CH है, ठीक है? ये CH है और ये डबल बॉन्ड CH है और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH। ये क्या है? सर ये बेंजीन ही तो बनाया है, ये बेंजीन ही तो बनाया है, और बेंजीन कैसा होता है? सर बेंजीन एरोमेटिक होता है। ठीक है? बेंजीन इज़ एरोमेटिक, तो ये आप बेंजीन ही तो है। सर बेंजीन ही तो C6H6 होता है, यहाँ भी 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। हाँ जी सर, ये तो बिल्कुल एरोमेटिक है। क्लियर? कैसे बना? यहाँ से 1 हाइड्रोजन, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, ठीक है? तो आप इसको अगर देखें, टोटल कितने हाइड्रोजन हटे होंगे? तो 2, 2 4 5, 6, 7, 8, 8 हटे होंगे। तो 4 हाइड्रोजन हटाना, नॉट 3, 4 हटेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 हटे, यहाँ से 2 हटे, ये दोनों आपस में जुड़े, ऐसे ही तो बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। ठीक है? यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो टोटल 4 हाइड्रोजन मतलब 8 हाइड्रोजन हटे हैं, तो 4H2 आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये होता है एरोमेटाइजेशन, ठीक? अब ये अगर एनसीईआरटी को लेके चलूँ, तो उसमें टेम्परेचर दिया होगा 723 केल्विन और प्रेशर दिया होगा 10 से 20 एटीएम, ठीक है? 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमें यहाँ वो भी दिया होगा। अच्छा, अब ये पूछा जा सकता है कि जब एरोमेटाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिलता है? हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हटते हुए दिख रहे हैं ना, 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहाँ निकल गए हैं, तो हमें यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन होता हुआ दिख रहा है। डिहाइड्रोजिनेशन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो अगर मुझे बेंजीन बनाना है, तो मैंने क्या लिया?
मैंने सर हेक्सेन लिया। अरे 6 कार्बन वाला ही तो लिया है। हाँ जी सर, 6 ही कार्बन है। क्या सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं? हाँ जी हैं। तो हेक्सेन लिया था। हेक्सेन को जैसे ही मैंने क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जैसे ही मैंने इसे डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर कहीं से हाइड्रोजन का हटना। यहाँ ऑक्सीजन तो कहीं नहीं जुड़ रहा, बट हाँ, हाइड्रोजन हट रहे हैं, 4 हाइड्रोजन हट रहे हैं, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन भी मैं इसको कह सकता हूँ। और मुझे क्या मिल गया? बेंजीन। और बेंजीन कैसा होता है? सर बेंजीन एरोमेटिक होता है। ठीक है? तो बेंजीन कैसा है सर? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी लीव आउट हो गए, मतलब डिहाइड्रोजनेशन। क्लियर? अच्छा, मुझे कोई बताएगा टोल्यूइन के लिए कितने लूँगा? कमेंट में आंसर करना इस बात का। टोल्यूइन के लिए कितने लूँगा? अब किसी के मन में आ रहा होगा सर टोल्यूइन क्या है? टोल्यूइन क्या है? अब जिसको नहीं पता वो देख लो, बाकी सबको पता होगा, ऑब्वियस बात है, बीएससी वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं। ठीक? जो क्लास 12 पास आउट है, अगर को नहीं पता है तो टोल्यूइन ये होता है बेंजीन पे CH3, इसे हम टोल्यूइन कहते हैं। बेंजीन पे CH3 को हम टोल्यूइन कहते हैं। बहुत सरल सी बात, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है? अब बेंजीन पे CH3 है तो कितने कार्बन होंगे सर? 1 कार्बन, मतलब बेंजीन के तो 6 होंगे, सिंपल सी बात है, कितनी बार गिनोगे? हाँ जी, बेंजीन के 6 होंगे। 7वाँ ये रहा। तो क्या लूँगा सर? ऑब्वियस बात है 7 कार्बन वाला हेप्टेन ले लूँगा। अब 7 कार्बन वाला हेप्टेन की रिएक्शन लिख के दिखाइएगा। ठीक है? और जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। देखो ऐसे बनाना, ठीक है? ये बनाना CH2, ये बनाना CH2, आगे बनाना ऐसे CH2, एक और बनाना CH2 और ये बनाना CH3। ठीक है? गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आपने बना दिया। यहाँ वाले H से एक H निकल जाएगा, भई CH ही तो चाहिए, 1 H नहीं 2 H निकलेंगे यहाँ से, क्यों? क्योंकि सर इस पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना? तो 2 H यहाँ से, 2 H यहाँ से, 4 मतलब यहाँ से भी 4 H2 निकल जाएँगे, है ना? 4 H2 निकल जाएँगे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे और आपको ये टोल्यूइन मिल जाएगा, ठीक है? सेम यही लेना Cr2O3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है? और फिर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, इनमें से कोई भी आप लीजिएगा। और जो है 10 से 20 एटीएम 723 केल्विन मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। जनरली इसे हम रेड हॉट ट्यूब भी कहते हैं, है ना? पासेस थ्रू रेड हॉट ट्यूब, ये वर्ड भी बड़ा चलता है। एनसीईआरटी में ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा ये वर्ड, ठीक है? पासेस थ्रू रेड हॉट ट्यूब, बिल्कुल गरम हॉट ट्यूब, क्यों गरम तो होगी भई, इतना हाई टेम्परेचर आप ले रहे हो, ठीक है? तो रेड हॉट ट्यूब ऐसा भी लिखा आ सकता है, अगर रेड हॉट ट्यूब भी लिखा आ रहा है तब भी समझना कि हाँ, एरोमेटाइजेशन आप करने जा रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो है रिएक्शन विद स्टीम, भाप से अभिक्रिया। और ध्यान रखना इस रिएक्शन विद स्टीम से, एक मिनट दीजिएगा, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, रिएक्शन विद स्टीम, भाप से अगर अभिक्रिया हो रही है किसकी? एल्केन की, तो चलो मैं मीथेन ले लेता हूँ, ठीक है? ये शायद एनसीईआरटी में एग्जांपल यही वाला गिवन होगा, और यहाँ पे क्योंकि एक मेन बात बताऊंगा वो भी ध्यान में रखिएगा। अगर भाप, स्टीम होती क्या है भैया? स्टीम सर वाटर का मॉलिक्यूल ही तो होता है, भाप में वाटर का मॉलिक्यूल होता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर इसका 250 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से सुन लेना, पानी 0 डिग्री पे बर्फ होता है, 0 से अगर आप बात करें 99.99 तक तो सर वो जनरली लिक्विड फॉर्म में होगा या वेपर फॉर्म में भी कह सकते हैं, और बट जब सी 100 डिग्री पे आएगा वो गैस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? पर उसको टेम्परेचर अगर 250 डिग्री कर दोगे तो स्टीम होगा, इसलिए हम कहते हैं 250 डिग्री, 100 से 100 डिग्री जिसमें वो गैस फॉर्म में होता है, उससे भी आप 2.5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हो, 100 का 2.5 गुना 250 है, 2.5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो। ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हो तो मतलब उसके पास ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी। इसलिए तो हमने स्टीम इंजन पढ़ा था, क्या हमने गैस इंजन पढ़ा था या वेपर इंजन पढ़ा था? वाटर का वेपर इंजन पढ़ा था? नहीं, हमने पढ़ा स्टीम इंजन, है ना? स्टीम इंजन जिससे पूरी ट्रेन चलती थी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, भाप में एनर्जी ज़्यादा है। इसलिए आपने क्लास 9 के कुछ क्वेश्चन अगर शायद सॉल्व करे हों, तो क्लास 9 में क्वेश्चन होता था कि बताओ कौन ज़्यादा जलाएगा, गर्म पानी या भाप? है ना? तो भाप ज़्यादा जलाती है, क्यों? क्योंकि तापमान ज़्यादा है, सिंपल। अब काफ़ी लोगों को ये लगेगा, काफ़ी लोग तो सर स्टीम बाथ लेते हैं, है ना? वो क्यों नहीं जलते? देखो स्टीम बाथ क्या होता है, वो भाप को ठंडा करके बॉडी पे लगाया जाता है, मतलब भाप है, बहुत हाई टेम्परेचर है, फिर उसको कूल करा जाता है, कूल करने के बाद जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जब वो बॉडी पे आके लगती है। नहीं तो भाई ऑब्वियस बात है 250 डिग्री पे हम 100 डिग्री पे नहीं झेल पाएँगे, गर्म पानी नहीं झेल पाएँगे, ये तो भाप है ना? तुरंत बॉडी को गला देगा। ये बातें समझें। खैर आगे बढ़ते हैं। तो CH4 ये गैस है, जैसे ही इसकी जल के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है? और उसमें कैटलिस्ट याद रखना है, निकेल आप लेते हैं, निकेल, और इसको हीट करते हैं, ठीक? तो ये मिल जाएगा आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है? अब एक बात ज़रा ध्यान रखना, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया व्हाट इज़ सिन गैस? सिन गैस क्या होती है? ये जनरल साइंस में भी पूछा गया है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे टीचिंग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया कि सिन गैस क्या होती है? तो सिन गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ध्यान से समझ लेना, याद कर लेना। कार्बन मोनोऑक्साइड CO सर कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोनोऑक्साइड और जनरल साइंस के लिए भी तैयार करना है, और साथ में क्या है सर? हाइड्रोजन गैस। इन दोनों के मिक्सचर को ही सिन गैस बोला जाता है, ठीक है? सिन गैस बोला जाता है। अच्छा ये बैलेंस है क्या? नहीं, ये बैलेंस तो नहीं दिख रही है। इसे बैलेंस करूँ?
तो यहाँ है 2 और 4 6 है हाइड्रोजन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बाकी कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, हाँ जी, बैलेंस हो गया। ठीक है? तो सिन गैस क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखना है, भाप के साथ अभिक्रिया एल्केन की कराते हैं तो क्या होता है? एल्केन भी क्या करता है? भई कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। और आपको बता दूँ, ये हाइड्रोजन एक चैप्टर होता था क्लास 11th में, तो ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन भी है। ठीक है ना? क्योंकि जब हाइड्रोजन बनाना है, देखो हाइड्रोजन बनाना, मैंने बोला ना हाइड्रोजन है तो एक क्लीन फ्यूल, पर उसको बना कैसे रहे यही समस्या है। अगर मान लो उसको हम इसी प्रक्रिया से बना रहे हैं कि एल्केन है, पानी स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मिल रहा है। तो भाई 3 मॉलिक्यूल बेशक हाइड्रोजन गैस के मिल रहे हैं, बट एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का मिल रहा है, ये हार्मफुल हो सकता है। एनवायरनमेंट में जाएगा, CO तो और ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व होता है, क्योंकि ये FeCO कॉम्प्लेक्स बनाता है। खैर, मैं डी ब्लॉक में नहीं जाना चाह रहा, वापस आते हैं। ठीक है? क्योंकि भटकना भी अपने कांसेप्ट से थोड़ी-सी समस्या है, भटकना नहीं चाहिए। ठीक? बताता रहूँगा कभी वो बात, बट फिलहाल के लिए अभी भटकना ज़रूरी नहीं है। वैसे ही मेरे जो क्लासेस है बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है? खैर, नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ पाइरोलाइसिस। अच्छा, पाइरोलाइसिस को एक और नाम से जानते हैं, क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब ये होता है तोड़ना, क्रैकिंग। पाइरोलाइसिस क्या है सर? पाइरो पाइरो फायर फायर वर्ड बना होता है फायर से। ये फायर वर्ड फायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? ये रूट वर्ड जो होते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना रूट वर्ड, तो फायर फायर का मतलब फायर, ऐसे करके याद कर लो। लाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेक, टू ब्रेक। ठीक है? आग में तोड़ना, आग में तोड़ने का मतलब क्या है? विदाउट ऑक्सीजन। बेटा यही चीजें याद करनी है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को ब्रेक कर रहे हो, इट इज कॉल्ड कंबशन। विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन को किसी को ब्रेक कर रहे हो तो पायरोलाइसिस है। जैसे सुन लो, कंबशन दहन करना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो, इट इज कॉल्ड कंबशन। अगर बिना ऑक्सीजन के जला रहे हो, इट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। ठीक है? हिंदी में इसे एग्जैक्ट क्या कहते हैं, बट पायरोलाइसिस में जो वर्ड मिला मैंने वही इसमें का कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है? बाकी पायरोलाइसिस का मतलब क्या है? बिना ऑक्सीजन के जलाना। ठीक है? हिंदी माध्यम वाला बच्चा कोई देख रहा है तो पायरोलाइसिस का एक बार हिंदी मुझे बताना कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने को क्या कहते हैं? उनकी हिंदी की किताब में लिखा होगा, हिंदी वाली एनसीईआरटी में लिखा होगा। एक बार ज़रूर पढ़ के मुझे बताइएगा। ठीक है? तो मेरा भी इससे नॉलेज थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या मैं भूल चुका हूँ पायरोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं, तो मुझे भी याद आ जाएगा। ठीक है? तो विदाउट ऑक्सीजन आप जला रहे हो ना, तो इट इज़ कॉल्ड पायरोलाइसिस। पायरो का मतलब ये फायर में बस जलाना है बिना ऑक्सीजन के। चलो बिना ऑक्सीजन के जलाते हैं। ये है हेक्सेन। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, मतलब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? और ये एनसीईआरटी वाली बात है। और ये कट कॉपी पेस्ट मैं एनसीईआरटी से आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ऑब्वियसली मैंने इसको थोड़ा बहुत याद किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये टूटता है या तो C6H12 और साथ में हाइड्रोजन गैस में, तो देख पा रहे हो C6H14 है, 12 में टूट गया, 2 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल निकल गए, है ना? H2 निकल गया। अब C6H12 जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन याद है, एल्कीन बन गया ये, क्या बन जाएगा? हेक्सीन। क्या बन जाएगा? हेक्सीन। बोलो भाई, याद ऐसे ही करना होता है, देख के समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। खासकर जो क्लास 12 पास आउट करके आए, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ। ऐसे ही या तो ये ब्रेक हो जाएगा C4H8 में और C2H6। ठीक है? C4H8 जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन मतलब एल्कीन है, 4 वाला ब्यूटीन हो जाएगा। और ये तो दिख रहा है CnH2n+2 एल्केन है, ठीक है? इथेन हो जाएगा। आगे बढ़ो। या फिर ये ब्रेक हो सकता है C3H6 में। अब कहोगे सर ये कैसे? ये डिपेंड करता है प्रेशर पे, कितना प्रेशर लगा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होता रहेगा। ठीक है? तो भाई ये देख पा रहे हो, ये डबल वाला है फंडा, ये भी डबल वाला है, मतलब ये प्रोपीन है, ये इथीन है, ये मीथेन है। ठीक है? प्रेशर डिपेंडेंट है। अब सबसे बड़ी बात है, इस पायरोलाइसिस होता क्या है? पहली बात, विदा ऑक्सीजन के आप जला रहे हो, इट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? इसके यूजेस से क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो यूज है ना, ये जनरल साइंस का टॉपिक भी बन सकता है। ठीक है? देखो जनरल साइंस में कितना पढ़ा लेगा, जनरल साइंस बहुत बड़ा है ना? बट हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाता है और कुछ आपको अपने ये जो कांसेप्ट्स होते हैं ना, जो आपने बचपन से पढ़े हैं या फिर किसी के वीडियोस में देखे हैं, किसी क्लास में पढ़े हैं, किसी टीचर से पढ़े हैं, तो उनको भी लगाना होता है ना? तो भाई हम आपको गाइड ही कर सकते हैं, एग्जाम पेपर आपके सामने नहीं ला सकते। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, आपको जनरल साइंस पढ़ाया जाएगा, पर ये भी तो सोचो उसके अलावा और जनरल साइंस में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे किन्हीं और टीचर ने आपको कभी और ऐसे टॉपिक पढ़ाए होंगे और कुछ आपने और भी पढ़ा होगा खुद भी किताबों से, तो उन सबको यूज़ करना होता है ना? साइकोलॉजिकली पूरा एग्ज़ाम में प्रेज़ेंट होना पड़ता है। तो खैर, इसके यूज़ देखते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ कि अगर आपको ऑयल गैस चाहिए, ऑयल गैस क्या है? ऑयल को गैस फॉर्म में लाना या फिर पेट्रोल गैस चाहिए, मतलब पेट्रोल को गैस फॉर्म में बदलना है। ठीक है? पेट्रोल को गैस फॉर्म में बदलना है। किससे? मैं कहूँ केरोसिन ऑयल से। ठीक है? केरोसिन ऑयल से। क्या कर रहे हो आप? आपको ऑयल गैस चाहिए या पेट्रोल गैस चाहिए, किससे? केरोसिन ऑयल से। फ्रॉम लिख दूँ, फ्रॉम केरोसिन ऑयल, है ना? फ्रॉम केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल से, मिट्टी के तेल से यदि आपको पेट्रोल गैस या ऑयल गैस चाहिए, ठीक? उसी के लिए हम पायरोलाइसिस कराते हैं। अब समझो, केरोसिन ऑयल का क्या करूँगा? केरोसिन ऑयल का पायरोलाइसिस करूँगा। पायरोलाइसिस।
अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैंने यहाँ ऑक्सीजन दे दी तो ये आग नहीं पकड़ लेगा, अगर आग पकड़ लेगा तो ये जलना शुरू हो जाएगा ना, छोटे में ब्रेक नहीं होगा, फिर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। अगर मैंने ऑक्सीजन दे दिया तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, बस केवल हीट दे रहा हूँ, तो ये अपने से छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? तो अभी तो बताया, या तो ऑयल गैस या फिर मैं जिसको पेट्रोल गैस कह रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है? ऑयल गैस या पेट्रोल गैस, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे ब्रेक होता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भई पेट्रोल में ऑक्टेन प्रेज़ेंट होता है, डीज़ल में डेकेन प्रेज़ेंट होता है, मेनली डेकेन होता है, उसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट और होते हैं। ऐसे ही केरोसिन में यहाँ 12 कार्बन होते हैं, मैंने बताया ना, और ज़्यादा हार्मफुल है, और ज़्यादा कार्बन देगा। तो ये है C12, बताओ कितना हो जाएगा? CnH2n 26 हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसका नाम बताया कोई? याद है? डोडेकेन, डाइडेक पढ़ाया था, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, क्लास 1 से देखो, बेस से देखो, चीज़ें अपने आप समझ में आएँगी। पीडी-पीटी, एनआई अगर आप लेते हैं, 973 केल्विन, देखो हाई टेम्परेचर चाहिए, कितने टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो ये और छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। किस-किस में? C7H16 में ब्रेक हो जाएगा, C5H10 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये C7H16 ही पेट्रोल गैस है, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल गैस, पेट्रोल होता तो जनरली ऑक्टेन होना चाहिए था, ये पेट्रोल गैस हो जाएगा, C7H16 इसको बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा C5H10 आपको दे रहा है, पेंटेन दे रहा है, और प्लस और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये दे सकता है। शायद ये एनसीईआरटी में भी दिया होगा, ठीक है ना? और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये आपको, ठीक है? तो ये था पायरोलाइसिस। अब देखो, साइंस हमेशा ना डाउट सॉल्विंग होनी चाहिए। साइंस हमेशा होनी ही डाउट सॉल्विंग, बहुत सिंपल सी बात है। साइंस डाउट सॉल्विंग क्यों होनी चाहिए? ऑब्वियस बात है भाई, आपने देखा होगा, जनरली ये न्यूज़ सुनने को मिलती है, दिवाली वाला टाइम आने वाला है, कि दिवाली में आपने देखा है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, कुछ तो पटाखों का है, ऊपर से कुछ स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल मतलब पराली जो जलती है, ठीक है? आपने देखा होगा जब आपका ये राइस कटेगा, ठीक है ना? राइस का जो है हार्वेस्टिंग होगा, तो उस टाइम पे आप देखोगे स्टबल बर्निंग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा धुआँ, जो कि पंजाब से फिर हवा भी इस साइड में चल रही होती है, तो धुआँ इस साइड आने लगता है, स्टबल बर्निंग, है ना? हो क्यों रहा है? क्योंकि जो स्टबल जलाया जाता है, स्टबल है क्या? मतलब वो जो पराली है वो क्या है? वो कार्बन ही तो है, ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो है, कार्बन ही तो है। अब वो कार्बन है, भाई ऑब्वियस बात है, उसको हवा में तो जला रहे हो, खुले में जला रहे हो, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो क्या देगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ऐसे ही उसके अंदर सल्फर भी मौजूद होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, भाई ऑब्वियस बात है, उसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होता है ना? प्रोटीन है तो सल्फर नाइट्रोजन भी प्रेज़ेंट हो सकता है ना? तो भाई ऑब्वियस बात है, जब जलेगा सल्फर तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा या सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन जलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड देगा, तो उस टाइम पे आप देखोगे ये सब कुछ हाई रहता है, दिल्ली में बिल्कुल जहरीली गैस है ना, वो सब कुछ हाई रहता है। क्या कारण है? सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो। फिर गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया? भाई ऑब्वियस बात है, साइंस का काम ही है डाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो उन्होंने कहा भाई इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मत जलाओ। आप क्या करो, ये स्टबल हमें दे दो। हालाँकि देखो, पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, बनाई जाती हैं, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं करी जाती हैं। मैं आपसे भी कहूँगा, आप जिस भी पद पे जाते हैं, कोशिश कीजिए कि पॉलिसीज़ पूरी अप्लाई हों। अप्लाई होंगी जब भी लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? हमें लगता है, देखो किसी पद पे पहुँचने के बाद, कि हम जो है ना ये काम चोरी कर लेते हैं, तो कोई नहीं देख रहा। पर एक बात बताऊँ, उसका असर ना बहुत दूर तक दिखता है, और ये सच बात है कि असर वाक़ई बहुत दूर तक दिखता है, हमें लगता नहीं है, पर वो कहीं न कहीं घूम के हम पे आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही पॉलिसी अच्छे से हो जाती, स्टबल बर्निंग, जब गवर्नमेंट ने कहा हम स्टबल आपसे खरीद लेंगे, ठीक है? किसान भी उसको देते हैं, हालाँकि उसका वो प्रैक्टिकल यूज़ ये देखते हैं कि स्टबल जलाएँगे, तो जो राख है उससे ही खाद मिल जाएगी। पर गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि आप ये स्टबल हमें दे दो, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसे बिना ऑक्सीजन के जलाएँगे। बिना ऑक्सीजन के जलाएँगे मतलब इसका पायरोलाइसिस करेंगे। जब इसका पायरोलाइसिस होता है, तो उससे जनरली चारकोल वगैरह बन जाएगा, ठीक है? या बायोचार बन जाएगा। ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, और आजकल करंट में ही बहुत है। इंडिया ने बायोचार फ्यूल पे वर्क भी करना शुरू कर दिया, अलायंस भी बनाया है। तो बायोचार या फिर बायो इथेनॉल बनाया जाएगा, है ना? और बायो इथेनॉल जनरली आपको पता है, पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग होना शुरू हो गई है। पहले 5% था, 10% हो गया, 20% तक गवर्नमेंट से ले जाएगा, ठीक है? गवर्नमेंट कह रही है भाई हम तो इससे इथेनॉल वगैरह बना लेंगे, ऑक्सीजन देंगे नहीं, तो भाई ऑक्सीजन नहीं देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से आपको मिलेगा बायोचार। इस बायोचार के बहुत यूज़ होते हैं। हम वापस आपको कर देंगे बायोचार, और आप जो है इसको खेतों में डालना, और बायोचार जो होता है इसमें बहुत सारा पर्कुलेशन होता है, मतलब छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। ऊपर से ये खाद की तरह काम करेगा, प्लस पानी अगर गिर रहा है, पानी को छान कर धरती के अंदर डालेगा। तो देखो कितने यूज़ हैं। साइंस हमेशा डाउट सॉल्विंग हो सकती है, अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, यदि आप उसे सच्चे तरीके से करना चाहें, ठीक है? तो आप किस पदों के लिए जा रहे हो, मान लो आप लैब असिस्टेंट बनते हैं, तो केवल एक सरकारी नौकर बन के ही मत रुकिएगा, ठीक है? आप कोशिश कीजिएगा
खुद भी ऐसी चीज़ों को एनालाइज़ करने का, ढूँढने का, है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ये नहीं कि लेवल 4 का पद है, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भई आप एक लैब में हैं, अपने दिमाग को यूज़ करके, अपने विज्ञान को यूज़ करके, शायद आप ऐसी कोई चीज़ बना लो कि गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ आप एक डाउट सॉल्वर बन जाओ, है ना? एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ। तो इन चीज़ों को भी ज़रा सोच के देखिएगा। साइंस का मतलब केवल इसका मतलब ये नहीं कि एक नौकरी लेके बैठ गए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, इस तरीके से सोच के देखिएगा। मैं इस चीज़ों पे ना कभी डिटेल में बात करूँगा कि साइंस कैसे-कैसे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, ठीक है? और कभी और अच्छा टाइम रहा, तो मैं एक मन की आशा और बताना चाहूँगा कि ऐसे ही मैं कोई अपनी भी ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है? मैं अभी खैर रिसर्च वर्क पे खुद ही हूँ, कि इन चीज़ों पे रिसर्च करूँ। बट हाँ, फ्यूचर में जनरली इस तरह की एक बुक मैं अपनी तरफ से लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें देखेंगे कि साइंस कैसे-कैसे और डाउट सॉल्विंग हो सकती है। हालाँकि ये डाउट सॉल्वर तो सभी को पता है, बट हाँ, और कैसे मेथड हो सकते हैं जिसमें हम डाउट सॉल्वर बन सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस, ठीक है? तो खैर आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। ये था हमारा एल्केन, 2 क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगली क्लास में मैं पढ़ाऊँगा एल्कीन, तो जो भी अगर आपके कुछ कमेंट वगैरह बनते हैं, ज़रूर उसको जो है आप डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। पसंद आता है तो देखिए ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से ऑब्वियस है, ये होता है कि मुझे लगता है जैसा मैंने सुना भी है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, रिकमेंड करता है यूट्यूब, ऐसा कुछ है सीन, है ना? सब्सक्राइब करेंगे तो ऑब्वियस बात है सब्सक्राइबर देख के ही आजकल लोगों ने फैशन बना लिया है, नॉलेज नहीं कोई देखता, ठीक? और ऐसा भी देखा है मैंने कि जो कुछ भी नहीं बता रहे, उनके चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं किसी को देखो ऐसे निंदा नहीं कर रहा, किसी को कंडेम नहीं कर रहा, बट एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो केवल यूट्यूब पे ये डालते हैं कि इतनी वैकेंसी आने वाली है, इतनी आने वाली है। मैं देखता हूँ उसपे हज़ारों के व्यूज़ हैं। क्यों? बस लोग ये देखना चाहते हैं कि वैकेंसी आई है क्या? तैयारी नहीं करना चाहते हैं और फिर उनको लगता है कि मेरी जॉब क्यों नहीं लगी? रीज़न ऑब्वियस बात है आपके पास खुद है, ठीक? तो मेहनत कीजिए, सक्सेस होइए, आगे बढ़िए और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय और टेक